हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लासिकल फिजिक्स के कुछ कंजर्वेशन लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लासिकल फिजिक्स में चार कंजर्वेशन लॉज होते हैं। देर आर फोर कंजर्वेशन लॉज इन क्लासिकल फिजिक्स। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। थर्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फोर्थ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्लासिकल फिजिक्स में देर आर फोर कंजर्वेशन लॉज। फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फोर्थ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो हम जैसा कि सब जानते हैं, एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड रहती है। तो द सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट। एनर्जी can neither be created nor can be destroyed. Energy can be converted from one form to another form. तो जो इस यूनिवर्स में जितनी वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं, उन सभी एनर्जीज का सम ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते। तो जो नेट एनर्जी का जो सम है यूनिवर्स की, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस यूनिवर्स की वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज जितनी भी हैं, उन सभी एनर्जीज का जो सम है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज एनर्जी की वेरियस फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि फर्स्ट होती है काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी। और सेकंड होती है पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है ना, उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे कि फोर्थ होगी हीट एनर्जी, फिफ्थ होगी फोर्थ हीट एनर्जी, फिफ्थ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सिक्स्थ होगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेवेंथ होगी न्यूक्लियर एनर्जी। एट्थ होगी साउंड एनर्जी। नाइन्थ होगी केमिकल एनर्जी। तो ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है। एक तो काइनेटिक एनर्जी जो कि मोशन ऑफ द बॉडी के कारण होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो कि किसी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के कारण स्टोर होती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। और मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हीट एनर्जी जैसे कि हम पानी को गर्म करते हैं रोड लगा के, तो हीट की वजह से ही क्या होता है, पानी गर्म होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे लाइट की होगी। न्यूक्लियर एनर्जी होगी जो कि न्यूक्लियस से निकलती एनर्जी। साउंड एनर्जी होगी, जैसे हम बोलते हैं तो एनर्जी वन फॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस से प्रोपेगेट करती है। इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है साउंड प्रोपेगेशन के लिए। और केमिकल एनर्जी होगी जैसे कि हमें फूड से मिलती है, जो हम खाना खाते हैं तो उससे हमें केमिकल एनर्जी मिलती है। तो क्लासिकल फिजिक्स में चार कंजर्वेशन लॉज हैं: कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस यूनिवर्स में जितनी भी वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, उन सभी का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते और ना डिस्ट्रॉय कर सकते। हाँ, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है, लेकिन नेट जो सम है ना ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज का, वो सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कि फर्स्ट है क्लासिकल फिजिक्स का फर्स्ट लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ी है, और ये पढ़ा है कि भाई एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इसको हम एक सिंपलेस्ट एग्जांपल के तहत एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। सिंपलेस्ट एग्जांपल जो कि क्या बताएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि भाई एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकती है।
लेकिन कंजर्व रहती है हमेशा। सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक बॉल है जिसका मास m है, ठीक है, और ये मैंने रेस्ट से रिलीज किया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, और ये नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, और ऐसे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी। ये बॉल को मैंने ऐसे h हाइट से ऐसे रिलीज किया है, ऐसे छोड़ा है h हाइट से, जिस बॉल का मास m है, और नो एयर, कोई एयर कंसीडर नहीं की गई है, ओनली प्योर मोशन अंडर ग्रेविटी है। और जो इस ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जो एम जी फोर्स लगेगा ना इस बॉल के ऊपर, ऐसे हमेशा ऐसे लगेगा एम जी, वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। ये हमें वर्क पावर एनर्जी में पता चलेगा। तो ये बॉल नीचे आएगी, एक्सेलरेट हो गई, एक्सेलरेशन क्या आएगा इसका जी, नीचे की तरफ, तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन जो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। तो ग्राउंड पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर रेफरेंस क्या लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, फॉर रेफरेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन ग्राउंड क्या है, जीरो ले लेते हैं हम रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे जो एच हाइट ऊपर कितनी हो जाएगी, एम जी एच, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। एच हाइट ऊपर जब बॉल को रेस्ट से रिलीज किया गया है, ऐसे छोड़ा गया है, तो एम जी एच तो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। तो मैकेनिकल एनर्जी यू, वो क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो होगी एम जी एच। तो जैसे बॉल नीचे आएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी। जैसे ग्राउंड को टकराने वाली होगी, उस टाइम पे उसकी जो स्पीड कितनी होगी वो हम पता लगा सकते हैं। कैसे, v इज इक्वल टू वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस टू ए एस फॉर्मूले से, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना इसका जी, तो वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस टू ए एस। तो वी स्केयर यू स्केयर मतलब जीरो स्पीड है ना इसकी एच हाइट ऊपर, एक्सेलरेशन कितना जी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी एच, तो वी आ जाएगा यहाँ से रूट टू जी एच। मतलब ये जो ग्राउंड को टकराने वाली होगी ना, उस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी होगी, रूट टू जी एच। तो जब ग्राउंड को टकराने वाली होगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर मतलब टू जी एच। तो ये कितनी आ गई, एम जी एच आ गई काइनेटिक एनर्जी, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग विद ग्राउंड। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। तो इसका मतलब ग्राउंड के जस्ट टकराने से पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि जीरो है ग्राउंड के टकराने से पहले जस्ट, प्लस काइनेटिक एनर्जी वो कितनी आई है, एम जी एच। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जब ग्राउंड को बॉल टकराने वाली होगी। तो इसका मतलब देखो, जब यहाँ पे है बॉल, तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जैसे बॉल नीचे आती गई, काइनेटिक एनर्जी क्या होती गई, बढ़ती गई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती गई, घटती गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों घट रही है, क्योंकि वो ग्राउंड के नजदीक आ रही है, और नजदीक है।
तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा इस पूरी जर्नी में। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, जो कि कांस्टेंट बनी रहेगी। मतलब जैसे बॉल ग्राउंड के नजदीक आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है एज बॉल अप्रोचेज ग्राउंड। तो क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है ना, और पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही है। तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ती जाएगी जैसे बॉल नीचे की तरफ आती जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी। लेकिन इन दोनों का जो सम है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो mgh रहेगा हमेशा कांस्टेंट। और जब बॉल ग्राउंड को हिट करने वाली होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बॉल यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड से टकराएगी, फिर ऊपर उठेगी, फिर कुछ ही साइड तक जाएगी, फिर रेस्ट पे आएगी एक मोमेंट के लिए, फिर नीचे आएगी, फिर टकराएगी, और फिर यहाँ पे जाएगी कुछ हाइट तक, एक मोमेंट पे रेस्ट पे आएगी। ऐसे ही तो होता है, फिर टकराएगी, फिर आई साइड तक जाएगी बॉल। तो फाइनली बॉल ऐसे उछलती उछलती ऐसे 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 ग्राउंड पे गिर जाएगी बॉल, ऑन ग्राउंड, इस पे पड़ी रहेगी ग्राउंड पे बहुत टाइम के बाद। तो हमने जैसे देखा, जैसे बॉल को छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती गई, और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम, जिसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, वो क्या रही, कंजर्व रही, कांस्टेंट रही, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म में बदल रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती जा रही है, लेकिन इन दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, mgh। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जब पहली बार कोलिजन होने वाला था बॉल का, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट टाइम, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgh, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और जैसे फर्स्ट टाइम टकराई, कुछ आवाज आई, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा साउंड एनर्जी में चला गया, और कुछ बॉल हीट भी होती है, और कुछ हिस्सा बॉल को हीट करने में चला गया, बॉल गर्म हो जाती है आफ्टर कोलिजन विद ग्राउंड। और तो फिर ऊपर गई, फिर टकराई, फिर कुछ हिस्सा काइनेटिक, आवाज आई तो कुछ कुछ हिस्सा साउंड में चला गया, साउंड एनर्जी में, और फिर कुछ हिस्सा हीट एनर्जी में चला गया। तो फाइनली ऐसे ऐसे होती होती बॉल यहाँ पे गिर गई, मतलब यहीं पे गिरी है ये, एक तरह से यहीं पे इसी पॉइंट पे ग्राउंड पे गिर गई। तो ग्राउंड के जब पहली बार कोलिजन से जस्ट पहले काइनेटिक एनर्जी mgh थी, और पोटेंशियल एनर्जी तो ग्राउंड पे क्या है, जीरो ली है मैंने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के लिए जीरो ली है। और जब फाइनली बॉल ग्राउंड पे गिर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही रहेगी, लेकिन वो वहीं पे गिर गई बहुत टाइम के बाद ऐसे उछलती उछलती, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। और जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग दी ग्राउंड फर्स्ट टाइम, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, mgh। तो इसका मतलब mgh काइनेटिक एनर्जी जो थी वो उसका क्या होगा, लॉस हो गया, mgh, क्योंकि फाइनली ग्राउंड पे रेस्ट पे गिर जाएगी ना बॉल ऐसे उछलती उछलती। तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ, अर्थ फर्स्ट टाइम, तो काइनेटिक एनर्जी mgh थी, और फाइनली वो ग्राउंड पे ही गिर गई, तो काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, जब वो बहुत समय के बाद ऐसे उछलती उछलती ग्राउंड पे गिर जाएगी। और जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड फर्स्ट टाइम काइनेटिक एनर्जी mgh थी, तो इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ, तो लॉस, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, mgh तो ये हो गया, mgh ही तो हो गया।
तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है एमजीएच, ये कहाँ गई है? ड्यूरिंग कोलिजन लॉस हुआ है इसका। न जाने कितने कोलिजन हुए होंगे, हर कोलिजन में लॉस होता गया थोड़ा 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 थोड़ा। तो ड्यूरिंग कोलिजन्स लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी का। और कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन भी दो तरह से लॉस हुआ है। कोलिजन जब होता है तो आवाज आती है, तो साउंड एनर्जी में गई है कुछ तो। और कोलिजन के दौरान बॉल गर्म भी हो जाती है, और जिस सरफेस पे टकराई है वो भी थोड़ा सा हीट हो जाता है, तो हीट में भी गई है, हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हुई है। जो काइनेटिक एनर्जी थी ना एमजीएच, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड फर्स्ट टाइम, और फाइनली बॉल ऐसे उछलती उछलती यहीं पे पड़ जाएगी, तो इसका मतलब एमजीएच काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया। वो लॉस कब हुआ है? जब जब बॉल टकराई है ना ड्यूरिंग कोलिजन, न जाने कितने कोलिजन हुए हैं, तो कुछ तो साउंड एनर्जी में गया है कोलिजन्स में, और कुछ हीट एनर्जी में। तो एक तरह से जो काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन से, एंटायर काइनेटिक एनर्जी एमजीएच, वो या तो साउंड, कुछ हिस्सा तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और कुछ हिस्सा हीट एनर्जी में। और जब बॉल ऊपर से ड्रॉप की गई थी, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती गई थी, और जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, और ऐसे उछलती 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 जब बॉल यहाँ पे गिर जाएगी, तो एंटायर काइनेटिक एनर्जी एमजीएच वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ हिस्सा तो साउंड एनर्जी में और कुछ हिस्सा हीट एनर्जी में। तो ये था सिंपलेस्ट एग्जांपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब बॉल को ऐसे रिलीज किया जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई पूरी, यहाँ पे आते ही एमजीएच होगी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और ऐसे उछलती उछलती बॉल यहीं पे गिर जाएगी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी फाइनल, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एमजीएच थी। तो इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी एमजीएच कहाँ गई? जो ड्यूरिंग कोलिजन्स, न जाने कितने कोलिजन हुए हैं ड्यूरिंग कोलिजन्स, कुछ तो साउंड एनर्जी में बदल कन्वर्ट होगी और कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी वो काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन्स। तो ये था सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब सेकंड कंजर्वेशन लॉ है क्लासिकल फिजिक्स का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेकंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये हम 11th क्लास में जब सेंटर ऑफ मास इम्पल्स कोलिजन जब चैप्टर आएगा ना, यूनिट आएगी, तो उसके अंदर मिलेगा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसमें क्या होता है, एफ नेट ऑन सिस्टम, सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स किसके बराबर होता है? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम। डिटेल में इसको 11th क्लास के जब सेंटर ऑफ मास इम्पल्स कोलिजन चैप्टर आएगा ना, वहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बताना जरूरी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के हमने 4 कंजर्वेशन लॉज पढ़ने हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ में है, मतलब कि भाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, डिटेल में इसके बाद में पढ़ेंगे, बहुत बाद में 11th क्लास में जब सेंटर ऑफ मास इम्पल्स कोलिजन चैप्टर आएगा ना, वहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो इंटरनल फोर्स होता है ना सिस्टम पे, ये पेयर्स में होता है, एक फोर्स तो ऐसे होगा, दूसरा फोर्स ऐसे होगा, इतना ही। तो ये एफ इंटरनल ऑन सिस्टम, ये तो क्या हो जाएगा, जीरो, बची एफ एक्सटर्नल। तो इफ एफ नेट ऑन सिस्टम, सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स
अगर जीरो है तो इंटरनल इंटरनल तो जीरो हमेशा रहेगा इंटरनल फोर्सेस के कारण। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम को जीरो होना पड़ेगा। अगर सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, इंटरनल तो ऑलरेडी जीरो है, एक्सटर्नल को क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो इससे क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ ए मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब इसका मतलब क्या है यहाँ से, पी इनिशियल ऑफ सिस्टम, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके अगर मैं अभी के लिए एग्जांपल्स की बात करूं, सिंपल एग्जांपल्स की, जिसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, ये अभी के लिए बताना जरूरी था। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, ये मान लो वेरी स्मूथ, मतलब बहुत चिकना सरफेस है। यहाँ पे एक इंसान, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है जिसका मास है कैपिटल एम, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ईंट होती है ना जैसे, ये क्या है, ब्लॉक, ईंट होती है जैसे, ये वेरी स्मूथ है, जिसका मास है, मैं इसके सहारे एक ईंट रखी हुई है बिल्कुल एडजेसेंट, और यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, आदमी, जिसका मास कैपिटल एम है। तो वैसे तो स्मूथ सरफेस पे हम चल नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट से इस तरफ क्या है, रफ सरफेस है, रफ। तो मुझे यहाँ से रफ सरफेस पे पहुंचना है, और साइड में एक ब्लॉक या ईंट है गिवन जिसका मास स्मॉल एम है। तो वैसे तो अगर मैं यहाँ यहाँ से इस स्मूथ सरफेस से इस रफ सरफेस में पहुंचना चाहूँ तो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि स्मूथ सरफेस मतलब बहुत चिकना, हम चिकने सरफेस पे नहीं चल सकते, ठीक है। लेकिन मेरे को यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो ईंट रखी है ना साइड में, इसको किक करूँगा, इस तरफ ले किक करूँगा इस ईंट को। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, बिना किक किए वैसे मैं चलने की कोशिश करूंगा ना इसके ऊपर, स्मूथ सरफेस के ऊपर चला नहीं जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ से इस रफ सरफेस में पहुंचना है। रफ सरफेस में तो हम चल सकते हैं, जैसे कि कोई भी रफ सरफेस हुआ, खुरदुरा खुरदरा, तो यहाँ से यहाँ तक वैसे तो मैं पहुंच नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है, अगर मैं इस ब्लॉक को किक करूँ ना, ऐसे टांग मारो इसको, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो सिस्टम बन रहा है ना, में मतलब आदमी का और इस ब्लॉक का, इस पूरा सिस्टम ये है, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो आएगा। इंटरनल फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर ऐसे आएगा, और मेरी जो टांग के ऊपर इस तरफ आएगा, तो इंटरनल फोर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, और एक्सटर्नल फोर्स कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब एफ नेट सिस्टम के ऊपर क्या होगा, जीरो। और मान लो किक करने से क्या हुआ, ब्लॉक, जो ब्लॉक है ना इस स्मूथ सरफेस पे, उसको किक करने के बाद उसको इस तरफ v1 रफ्तार मिलेगी, v1। तो मुझे उस किक की वजह से इंटरनल फोर्स जो ब्लॉक ने मेरे ऊपर लगाया ना इस तरफ, इस डायरेक्शन में, तो उस किक की वजह से मेरा मास है कैपिटल एम, तो मुझे इस डायरेक्शन में v2 रफ्तार मिलेगी। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या था, जीरो।
और मतलब किक से पहले मैं भी रेस्ट में था और ब्लॉक भी रेस्ट पे था। लेकिन जैसे ही मैंने ब्लॉक को किक किया तो ब्लॉक को इस डायरेक्शन में v1 स्पीड मिल गई और मेरे को इस डायरेक्शन में v2 स्पीड मिल गई। तो यहाँ से सिस्टम का जो मोमेंटम है ना वो कंजर्व रहेगा, क्योंकि एफ नेट ऑन सिस्टम क्या है, जीरो। एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम क्या है, जीरो। तो एम वी वन इज इक्वल टू कैपिटल एम वी टू आएगा मोमेंटम कंजर्वेशन से। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो था, फाइनल मोमेंटम भी सिस्टम का क्या होना चाहिए, जीरो। तो इस किक की वजह से मेरे को इस डायरेक्शन में वी टू रफ्तार मिल गई, और क्योंकि ये चिकना सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो मैं इसी वी टू रफ्तार से इस तरफ फिसलता जाऊंगा। तो फाइनली रफ सरफेस पे मैं पहुंच जाऊंगा किक करने से। तो यहाँ पे मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज किया कि मैंने इस ब्लॉक को या ईंट को जो कि स्मूथ सरफेस पे रखी हुई थी उसको मैंने किक कर दिया इस डायरेक्शन में। तो मैं इस तरफ चलूंगा और ये ब्लॉक इस तरफ चलेगा, तो फाइनली रफ सरफेस पे पहुंच जाऊंगा मैं। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एग्जांपल सेकंड है। जैसे इसका मास m1 है, इस ब्लॉक का, इसका मास ब्लॉक का m2 है, और ये स्मूथ सरफेस है, ठीक ना। ये रेस्ट पे मान लो, और ये v1 रफ्तार से इस तरफ चलता चला आ रहा है। तो ये इससे कोलाइड करेगा क्योंकि स्मूथ सरफेस है। ये v1 रफ्तार से चलता जाएगा, ये रेस्ट पे ही है, तो एक टाइम पे ये इसको टकरा जाएगा। तो टकराने के बाद में तो क्या होगा, टकराने के बाद में इसको मान लो v3 स्पीड मिल जाएगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि टकराया ना, तो जो m2 ब्लॉक हो वो इस डायरेक्शन में चलेगा। और m1 को मान लो v2 रफ्तार मिल जाएगी आफ्टर कोलिजन। ये क्या था, बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग कोलिजन m1 के ऊपर इम्पल्सिव फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, और m2 के ऊपर उतना ही इम्पल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। तो वो तो इंटरनल है, वो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स इसके ऊपर कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। ध्यान रहे, इसको डिटेल में बहुत बाद में पढ़ा जाएगा। तो m1 v1 इज इक्वल टू m1 v2 प्लस m2 v3। यहाँ पे भी मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का भी यूज होता है, ये बहुत बाद में पता चलेगा, लेकिन मेरे को तो ये देखना था कि भाई मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ कहाँ लगता है। एक तो जैसे यहाँ पे लग गया था, एक्सटर्नल फोर्स उन सिस्टम के ऊपर जीरो था। यहाँ पे भी इंटरनल इम्पल्सिव फोर्स आएंगे, लेकिन एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स सिस्टम के ऊपर अब भी जीरो है, तो इसलिए मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। तो थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। वैसे तो इसको डिटेल में हमें रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे को क्लासिकल फिजिक्स के लॉ ऑफ कंजर्वेशन बताने हैं अभी के लिए, तो थर्ड उनमें से थर्ड आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसको ब्रीफ में बताना जरूरी है थोड़ा सा, कि
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? इसमें क्या होता है कि नेट टॉर्क ऑन सिस्टम इज इक्वल टू इंटरनल टॉर्क ऑन सिस्टम प्लस एक्सटर्नल टॉर्क ऑन सिस्टम। टॉर्क वगैरह भी रोटेशनल मैकेनिक्स में पता चलेंगे। इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो मान लो इफ नेट टॉर्क ऑन सिस्टम क्या है, 0, और इंटरनल टॉर्क ऑन सिस्टम हमेशा 0 होता है। तो नेट टॉर्क ऑन सिस्टम 0 है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क ऑन सिस्टम कितना हो गया, 0। 0 हो गया ना। तो इसका मतलब डी बाई डी टी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना हो गया, 0। तो यहां से क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या आएगा, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का ही तो डेरिवेटिव 0 होता है। तो एल इनिशियल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू एल फाइनल ऑफ सिस्टम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम किसके बराबर होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जैसे कोई बेली डांसर है, वो जैसे ऐसे घूमती है ना, एक टांग पे ऐसे घूमती रहती है। और ये सरफेस क्या है, स्मूथ है, बहुत चिकना है, या आईसी हो गया, आईसी मतलब बर्फ है। तो ये ऐसे घूम रही है, कोई लड़की लगा लो, लड़का लगा लो, ऐसे ओमेगा 1 एंगुलर स्पीड से ऐसे घूम रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। ये जो एक्सिस है ना, ये ऐसे ऐसे घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट ये लड़की। तो इसने अब तो क्या अपने हाथ फैलाए हुए हैं, जब ये हाथ को ऐसे बंद कर लेगी ना, अपनी तरफ कर लेगी हाथों को ऐसे, तो मान लो ये ओमेगा 2 एंगुलर स्पीड से घूमेगी। तो पहले तो इसने अपने हाथ फैलाए हुए हैं, अब इसने हाथ अंदर की तरफ कर लिए। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मान लो I1 है, यहाँ पे I2 है। और देख सकते हो एक्सटर्नल जो टॉर्क है ना इस लड़की के ऊपर, वो 0, क्योंकि स्मूथ सरफेस के ऊपर खड़ी हुई है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसमें लगेगा। यहाँ पे I1 ज्यादा है I2 से, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बेस पे I1 ओमेगा 1 किसके बराबर आएगा, I2 ओमेगा 2। तो जो ओमेगा 2 आएगा वो आएगा लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन ओमेगा 1। ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ओमेगा 1, क्योंकि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये तो मैंने लगा दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वैसे डिटेल में ये बाद में समझ में आएगा कि I1 ओमेगा 1 ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्यों है, I2 ओमेगा 2 एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्यों है, ये बराबर क्यों है, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क इस लड़की के ऊपर 0 है।
तो जैसे इसने अपने जो हाथ है ये अंदर की तरफ किए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया और एंगुलर स्पीड जो है वो बढ़ गई। तो जैसे हाथ अंदर की तरफ करती है ना और स्पीड से घूमने लगती है ये, मतलब एंगुलर स्पीड क्या होगी, बढ़ गई। जब हाथ बाहर की तरफ थे ये घूम रही थी तो ओमेगा वन एंगुलर स्पीड थी। जैसे इसने हाथ अंदर की तरफ किए तो ये और तेजी से घूमने लगी, तो एंगुलर स्पीड जो ओमेगा टू है वो ओमेगा वन से ज्यादा होगी क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया। तो ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। सेकंड जो एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, जैसे मान लो डिस्क है, सर्कुलर डिस्क। ये कुछ ऐसे ओमेगा वन एंगुलर स्पीड से घूम रही है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ छेड़खानी करूंगा। इसी डिस्क के ऊपर है ना, मैं यहाँ पे ऊपर से एक वैक्स गिरा दूंगा घूमती हुई, जो ये थी ना ओमेगा वन एंगुलर स्पीड से घूम रही थी। इस घूमती हुई डिस्क के ऊपर सर्कुलर डिस्क है ये, जो कि घूम रही है अबाउट दिस एक्सिस। तो ऊपर से मैं आराम से इसके ऊपर वैक्स गिरा दूंगा, मोम जिसको बोलते हैं। तो वो इसके ऊपर चिपक जाएगा डिस्क के ऊपर। इससे क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा और इसकी जो फाइनल, जैसे ही मोम गिरेगा इसके ऊपर चिपकेगा तो इस सिस्टम की एंगुलर स्पीड स्पीड हो जाएगी ओमेगा टू। ये क्या है, वैक्स। और वैक्स गिराने से पहले आई वन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का, और वैक्स गिराने के बाद में आई टू हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का, डिस्क प्लस वैक्स सिस्टम। और ये वैक्स क्या हो गया, स्टिक हो गया यहाँ पे डिस्क के ऊपर, क्या हो गया, चिपक गया। तो यहाँ पे भी देख सकते हो एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम के ऊपर जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। तो इसमें ये मोमेंटम कंजर्वेशन है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इसमें आई टू आई वन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसके कारण क्या होगा, आई टू ज़्यादा तो इसका मतलब ओमेगा टू कम हो जाएगा। तो इसकी जो एंगुलर स्पीड है ना वो कम हो जाएगी, मतलब ये पहले तेज घूम रही थी और जैसे ही इसके ऊपर वैक्स गिराया, मोम गिराया, ये इसके ऊपर चिपक गया। जैसे इसके ऊपर वैक्स स्टिक हुआ, इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा टू होगी और वो ओमेगा वन से कम हो जाएगी अचानक, और ओमेगा टू से ही अब ये घूमता रहेगा, इससे कम हो जाएगी एंगुलर स्पीड। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज किया है। और जैसे थर्ड एग्जांपल है, अगेन यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क है। ठीक है। और यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है इस डिस्क के ऊपर, कुछ यहाँ पे। और ये मान लो ओमेगा वन एंगुलर स्पीड से घूम रही है। और आई वन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोटेटिंग सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अब क्या हुआ, इस लड़की ने चलना शुरू किया और यहाँ पे आके रुक गई। यहाँ से लड़की ने चलना शुरू किया और यहाँ पे आके बैठ गई। पहले यहाँ पे बैठी थी बीच में, और अब बाउंड्री पे आके बैठ गई। तो अब ये सिस्टम मान लो ऐसा होने के बाद में ओमेगा टू एंगुलर स्पीड से घूमता रहेगा, पहले ओमेगा वन से घूम रहा था। तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना आई टू हो जाएगा इस सिस्टम का, सर्कुलर डिस्क प्लस दिस लड़की सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू है, पहले था आई वन जब लड़की यहाँ पे बैठी हुई थी। तो देख सकते हो एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम के ऊपर जीरो है, तो मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू के बराबर होगा। अब देख सकते हो जिसने रोटेशनल
मैकेनिक्स थोड़ी सी पढ़ रखी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 I1 से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 ओमेगा 1 से कम हो जाएगी। जैसे ये यहाँ से यहाँ बैठेगी ना आके, यहाँ से यहाँ आके बैठेगी, पहले यहाँ बैठी थी लड़की, अब यहाँ से चल के ऐसे यहाँ पे बैठेगी इसी डिस्क के ऊपर। जैसे इसने ऐसा किया तो इसकी जो एंगुलर स्पीड है ना, ये थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, पहले से थोड़ी सी कम हो जाएगी एंगुलर स्पीड। ऐसा क्यों हुआ? फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का बढ़ गया, तो एंगुलर स्पीड का घटना जरूरी था। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ना लास्ट है फोर्थ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। और ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये 12th क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में। वैसे ये जो फोर्थ लॉ है क्लासिकल फिजिक्स का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें क्या होता है, नेट चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट। कंप्लीट यूनिवर्स का जो नेट चार्ज है ना, वो कांस्टेंट है। एक काम हो सकता है, इंडिविजुअल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को चार्जेस कैन बी चेंज किया जा सकते हैं। इंडिविजुअल नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस को चेंज किया जा सकता है, बट नेट चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इंडिविजुअल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को चेंज किया जा सकता है, लेकिन यूनिवर्स का नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंडिविजुअल जो होते हैं उसको चेंज किया जा सकता है। जैसे मान लो इसके ऊपर कितना चार्ज है, मान लो 10 कूलाम चार्ज है, प्लस 10 कूलाम। कूलाम क्या होता है, SI यूनिट ऑफ चार्ज। ये 12th क्लास में पढ़ी जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इसका मतलब 10 कूलाम चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अभी मैं क्या करूं, इसके ऊपर 10 कूलाम था ना यहाँ पे, ये 10 कूलाम चार्ज, तो इस बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज है, यहाँ पे मैं 10 कूलाम और रख दूं, तो ऑटोमेटिकली है ना -10 कूलाम और आ जाएगा यहाँ पे। तो नेट चार्ज तो पहले भी 10 कूलाम था, अब भी कितना हो जाएगा, 10 कूलाम ही है, क्योंकि 10 कूलाम -10 कूलाम 0, और 0 + 10 कूलाम 10 कूलाम है। तो इनिशियल नेट चार्ज इस बॉडी के ऊपर कितना था, 10 कूलाम था। और पॉजिटिव चार्ज कितना है, 10 कूलाम भी तो है, और नेगेटिव चार्ज वो 0 है। लेकिन फाइनल मैंने 10 कूलाम और पुट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली -10 कूलाम और आ जाएगा यहाँ पे। तो फाइनल नेट चार्ज अब भी कितना है, 10 कूलाम ही है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, वो कितना, 10 + 10 20 कूलाम। और नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो वो कितना है, -10 कूलाम। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव। तो देख सकते हो इनिशियल नेट चार्ज और फाइनल नेट चार्ज इस बॉडी के ऊपर कितने रहे, 10 कूलाम ही रहे, मतलब सेम, मतलब नेट चार्ज
इस यूनिवर्स का क्या है, कांस्टेंट। पहले भी 10 कूलम था, अब भी 10 कूलम है। लेकिन पहले पॉजिटिव चार्ज कितना था, 10 कूलम। अब पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 20 कूलम। और पहले नेगेटिव चार्ज क्या था, कोई नहीं था, जीरो था। अब नेगेटिव चार्ज कितना आ गया, -10 कूलम। तो इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज को चेंज कर दिया मैंने, 10 कूलम से 20 कूलम कर दिया, और इंडिविजुअल नेगेटिव चार्ज को 0 से -10 कूलम कर दिया। लेकिन जो नेट चार्ज है ना इस सिस्टम के ऊपर, वो क्या रहा, कांस्टेंट, बराबर। 10 कूलम यहाँ पे है नेट चार्ज इस सिस्टम के ऊपर, 10 - 10 जीरो, और 10 कूलम फाइनल है। तो जो फोर्थ लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्लासिकल फिजिक्स का है, वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि 12th क्लास में चार्ज के बारे में पढ़ा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये था, नेट चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट बट इंडिविजुअल पॉजिटिव एंड नेट चार्जेज कैन बी चेंज्ड। अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में।